नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। दरबार बहुत दिनों बाद लगा था। इस दरमियान आर्यावर्त के अंतःपुरों में वर्चस्व, घात प्रतिघात के तमाम षड्यंत्र और दुरभिसंधियां रची रचाई जा रही थी। सियासत का माहौल ही बदल गया था। रियाया लगभग भौचक्का थी कि जब इतना सब कुछ हो रहा है तब दरबार स्थगित क्यों है। इसी के मद्देनजर धृतराष्ट्र, मैं, संजय और तमाम दरबारी आज सभा में उपस्थित हुए थे। सबके कंधे पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ पड़ा हुआ था, जो सामान्य आंखों से दिख नहीं रहा था। बस महसूस हो रहा था कि दरबारी बोझ से दबे हुए हैं। अदृश्य बोझ से स्वयं धृतराष्ट्र भी दबे हुए थे, लेकिन बाकी दरबारियों के मुकाबले वो और संजय थोड़ा रिलैक्स नजर आ रहे थे। उनके कानों में उड़ती पड़ती खबर पहुंच गई थी कि डंकापति ने फिर से कुछ बम बम कर दिया है। आर्यावर्त में उनकी विजय पताका बिना रोक टोक के लहरा रही है। उनके अश्वमेध का घोड़ा गौ प्रदेशों में निर्बाध दौड़ रहा है। धृतराष्ट्र ने कनखियों की बजाय भावों को संजय की ओर तरेरा। नेत्रविहीन होने के कारण वो कनखियों की कमी अमूमन भौहों से पूरी करते थे। इशारा पाते ही संजय चैतन्य हुए। धृतराष्ट्र ने पूछने की बजाय कुछ बताया। अरे, डंकापति की ताजा सूचना मिली तुमको? संजय ने कहा, जी महाराज, मिली। जब से क्रिकेट का विश्व कप नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ है, तब से डंकापति कंदुक क्रीड़ा में खासा दिलचस्पी लेने लगे हैं। इस अजीबोगरीब नाम से धृतराष्ट्र अचकचाए। तब संजय ने सफाई दी, महाराज, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं। जब से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट का मैच हुआ है, तब से डंकापति सिर्फ क्रिकेट की भाषा में ही बात कर रहे हैं। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। धृतराष्ट्र को यह सुनकर मन ही मन गुदगुदी हुई। बहुत दिनों बाद मिले थे, इसलिए डंकापति के और कारनामे सुनना चाहते थे। पूरी फुर्सत में थे। बाल सुलभ उत्साह के साथ बोले, कुछ और सुनाओ। तब संजय ने एक और वृत्तचित्र पेश किया। राजनीति के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा, लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। धृतराष्ट्र को थोड़ा बेचैनी हुई। संजय ने उसे भांप लिया। दरअसल महाराज, डंकापति की यह बात किसी को हजम नहीं हो रही कि वो भविष्यवाणी नहीं करते। ऐसा कब हुआ जब वो अपने हारने की बात करते हुए चुनाव प्रचार में उतरे हों। धृतराष्ट्र को मजबूरन सहमति में सिर हिलाना पड़ा, लेकिन उसमें थोड़ा सा असहमति का भाव भी था। संजय ने अपनी बात को पुख्ता तरीके से स्थापित करने के लिए एक पुराना वृत्तचित्र फिर से पेश किया। बंगाल के लोग कह रहे थे कि बीजेपी इस बार 200 सीटें पार कर जाएगी। कर्नाटका की जनता इस चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत देने का निर्णय कर चुकी है। हिमाचल में एक बार फिर भाजपा सरकार। भविष्यवाणी तो इन राज्यों में भी जीतने की ही थी। डंकापति ने अपनी ही पार्टी को चुनाव मशीन में बदल दिया है। वह या कोई भी पार्टी इस दावे के साथ चुनाव में नहीं उतरती कि वो हारने जा रहे हैं। इस दर्जे की साफगोई बहुत कम मिलती है। Right now, we are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close and we think we'll be able to win. संजय जारी थे। डंकापति का दावा हमेशा 2/3 के ऊपर ही रहता है। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने हस्तक्षेप किया। विनम्र व्यक्ति हैं डंकापति, बड़ी बड़ी बातें क्यों करेंगे? बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वह क्या कम है? धृतराष्ट्र की विनम्रता वाली थियरी सुनकर संजय के मन में एक बात तेजी से आई और जुबान से फिसल गई। यह बात सही है महाराज। हाल ही में डंकापति ने विनम्रता की एक और मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ डंकापति कहो, डंकापति जी कहकर बदनाम न करो। मुझे मोदी जी की जगह सिर्फ मोदी पुकारो। मैं मोदी हूँ, मुझे मोदी जी कहकर मत बुलाओ। मुझे मोदी कहिए, मोदी जी नहीं। मुझे मोदी कहिए, मोदी जी नहीं। मुझे मोदी जी नहीं, मोदी बोलिए। मुझे आदरणीय मोदी जी मत कहो।
अब डंकापति ने यह बात कही या नहीं कही, लेकिन उनके दरबारी मीडिया ने आग की तरह फैला दो वाले अंदाज में डंकापति की यह विनम्रता पूरे देश में फैला दी। देश के साथ साथ धृतराष्ट्र भी यह सुनकर डंकापति की विनम्रता से अभिभूत हो गए। उनकी विनम्रता की लहर पूरे देश में चल रही थी। अभिभूता अवस्था में धृतराष्ट्र दरबार की छत की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगे। तब संजय ने खुद ही माहौल के तनाव को कम करते हुए कहा, इन दिनों डंकापति को एक और शौक चल रहा है। धृतराष्ट्र अभी भी विनम्रता की अभिभूता अवस्था में ही थे। संजय ने बात आगे बढ़ा दी, डंकापति को इमोजी खेलने का शौक लग गया है। नया शब्द सुनकर धृतराष्ट्र अभिभूता अवस्था से बाहर निकले और बोले, यह इमोजी क्या होता है? संजय ने कहा, यह जेनजी वालों का नया चोचला है महाराज। यह नए जमाने के लौंडों को लिखने पढ़ने का शऊर तो रहा नहीं। टेढ़े मेढ़े चेहरे रेडीमेड थोक के भाव आगे बढ़ाते रहते हैं। वही बीमारी लगता है डंकापति को भी लग गई है। शायद वे अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञान में खुश हो रहे होंगे, मगर उनके बंटाधार करने वाले एजेंडा से सावधान रहें। 70 साल की ये पुरानी आदत आसानी से नहीं जा सकती। और जैसे इन लोगों की बुद्धिमत्ता है, उनको ऐसे कई और झटकों के लिए तैयार रहना होगा। यहां पर धृतराष्ट्र ने हस्तक्षेप किया, संजय तुम चाहे जो कहो, पर डंकापति की नीयत तो अच्छी है। देखो कैसे भ्रष्टाचार को लेकर खूबसूरत इमोजी वाला संदेश दे रहे हैं। संजय ने कहा, डंकापति आर्यावर्त के अधिपति हैं, तो उनका व्यवहार संयमित और शालीन होना चाहिए। धृतराष्ट्र बिफरते हुए बोले, इसमें असंयमित और अशालीन क्या है? देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। ये मोदी की गारंटी है। संजय ने कहा, शायद डंकापति की लॉगिन आईडी भी कोई और यूज कर रहा हो। संजय की चुहल धृतराष्ट्र को रास नहीं आई। उन्होंने कहा, पहले तो ये बताओ इतने सारे पैसे किसके हैं? संजय ने कहा, वो तो विस्तार से बताऊंगा महाराज, लेकिन पहले आपको लॉगिन आईडी वाला मामला जान लेना चाहिए। चारों तरफ डंकापति के जलवे हैं, जिसको चाहे अर्श पर, जिसको चाहे फर्श पर बिठा देते हैं। इसके बाद संजय ने एक और विस्फोटक चित्र पेश किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में लोकसभा से निकाल दी गई हैं। आज आचार समिति की सिफारिश पर लोकसभा ने ध्वनि मत से उनके निष्कासन की पुष्टि कर दी। धृतराष्ट्र ने पूछा, यह बंगाली अस्मिता पर हमला क्यों किया डंकापति ने? संजय ने कहा, ज्यादा तो नहीं मालूम, पर लोग कहते हैं कि मैडम की जुबान बहुत लंबी हो गई थी और डंकापति के परम मित्र तक पहुंच गई थी। धृतराष्ट्र ने कहा, मतलब? तब संजय ने मतलब समझाया। डंकापति चाहते हैं कि आपकी जुबान चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन वो उनके परम मित्र तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन वो डंकापति के परम मित्र तक कभी नहीं पहुंचते। यही अपराध कर दिया मैडम ने। इसके बाद संजय ने एक और वृत्त चित्र पेश किया। His group companies have amassed nearly 42,000 crores in foreign portfolio investments from 6 Mauritius-based funds. These funds have commonalities like common address, common company secretary, common directors. There is an urgent need to investigate these funds. I have brought this up in this house since 2019. In addition, there are 40 shell companies linked to the promoter who have collectively moved billions of dollars into Indian companies of this favorite group. No disclosure of related party transactions have been made till date. Why has SEBI been a silent operator? Why would they permit a 20,000 crore FPO without completing an investigation report? Why didn't SEBI ask whether bankers had signed off on valuation? How is Mr. A's son's father-in-law allowed to be on the SEBI committee on insider trading and corporate governance? How? यह माजरा समझने के बाद धृतराष्ट्र फिर से पुराने मुद्दे पर लौटे। वो पैसों का मामला क्या है? संजय ने कहा, जहां तक मेरी जानकारी है महाराज, पैसे जिनके घर से मिले हैं उनका नाम धीरज साहू है। झारखंड का बहुत पुराना व्यापारिक घराना है। शराब के पुराने कारोबारी रहे हैं लोग। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। उनके घर से बड़ी मात्रा में पैसा मिला। अभी सिर्फ पैसा बरामद हुआ है। उसकी जांच अभी तक ठीक से शुरू नहीं हुई है। किसी को पता नहीं कि यह पैसा सही है या गलत, लेकिन ठलुआ टोल ब्रिगेड, घूघा बसंत दरबारी मीडिया और डंकापति के शागिर्द उड़ चुके हैं। कौआ कान ले गया की तर्ज पर कांव-कांव चल रही है। आप ही बताइए महाराज, सिर्फ पैसा मिलना अपराध की गारंटी कैसे हो गया?
धृतराष्ट्र को अब अपने बाल सुलभ जोश पर थोड़ी खिसियाहट हुई। मौका देखकर संजय ने एक और चौका मार दिया। ट्रोल ये सब करें तो करें, दरबारी मीडिया करे तो करे, स्वयं डंकापति जंजीर लौंडों की तरह कबीलाई फैसले क्यों दे रहे हैं? देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। ये मोदी की गारंटी है। संजय बोले जा रहे थे, बताइए, आर्यावर्त के अधिपति ट्विटर पर बैठकर न्याय प्रक्रिया की चिड़ीमारी कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को बिना अपराध सिद्ध हुए अपराधी घोषित कर रहे हैं। क्या उन्हें यह शोभा देता है? धृतराष्ट्र के पास संजय के इस प्रश्न का कोई सार्थक जवाब नहीं था, लिहाजा वो एक गाना गुनगुनाने लगे। ये गोरे गाला टंडाना, ये रेशमी बाला टंडाना, है 16 साला टंडाना, है तेरे ख्याला टंडाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। धृतराष्ट्र को काबू में आता देख संजय ने उन्हें चारों तरफ से घेरने का प्रबंध किया। महाराज, बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। भ्रष्टाचार पर डंकापति के 2 चेहरे हैं। संजय की इस मुखर धृष्टता से धृतराष्ट्र अचकचाए। उन्होंने गुनगुनाना बंद कर पूछा, वो कैसे? संजय ने कहा, एक तरफ भ्रष्टाचार को लेकर इतनी नगाड़ेबाजी जो आपने देखा और सुना, दूसरी तरफ अपने शागिर्द तोमर मुरैनाबादी के कथित भ्रष्टाचार पर डंकापति की जुबान सीलबंद। एक चुप, 1000 चुप। तब धृतराष्ट्र का एंटीना खड़ा हो गया। उन्होंने पूछा, ये क्या मसला हुआ? संजय ने एक वृत्तचित्र फिर से पेश किया। एवरी मंथ उनका सीए हमें बताएगा कि 50 CR है, 100 है, 500 है, कितना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एवरी मंथ लेना है। नो प्रॉब्लम। अभी पहले मंथ में कितना देंगे? पहले में मैंने उनको 250 बोला है। ठीक है। धृतराष्ट्र ने पूरा वीडियो सुनने के बाद संजय से पूछा, इन साहब की तारीफ? संजय ने कहा, आप तोमर मुरैनाबादी के चश्मे चिराग हैं। इनका नाम देवेंद्र मुरैनाबादी है। 100-200 करोड़ रुपए तो ये हवा में पैदा कर देते हैं। तोमर साहब डंकापति के दरबारी नवरत्न हैं। हाल ही में डंकापति ने इन्हें मध्य देश की कमान सौंपी थी। यह सुनकर न्याय, मानवता, करुणा, माया मोह आदि पर धृतराष्ट्र का बचा खुचा भरोसा भी खत्म हो गया। वो ये कहते हुए उठ गए कि दुनिया बड़ी बेरहम है। उनके उठते ही सभा भी उठ गई। धृतराष्ट्र अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। गया हफ्ता सियासी सरगर्मियों से भरा रहा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को बर्खास्त कर दिया गया। उनके ऊपर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप था। लोकसभा की लोकाचार समिति की रिपोर्ट के बाद मोइत्रा का निष्कासन ध्वनिमत से पास हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, मोइत्रा का आचरण अनैतिक था, इसलिए सांसद बने रहना उचित नहीं। सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जारी कर देता हूँ। मैं यहाँ महुआ मोइत्रा के किसी भी आचरण या फिर अपराध की बहस में नहीं पड़ता। मैं यहाँ कुछ बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूँ। यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो फैसला हुआ है वह भारत की सर्वोच्च पीठ संसद भवन में हुआ है। महुआ के मामले में संसद ने एक न्यायिक संस्था की भूमिका निभाई है। उसने किसी को सजा दी है, इसलिए यह सवाल जरूरी है। न्याय का बुनियादी सिद्धांत है कि आरोपी का अपराध किसी भी तरह के संदेह से परे जाकर सिद्ध हुआ हो, तभी उसे सजा मिलनी चाहिए। न्याय का एक और सिद्धांत है कि आरोपी को सजा न्याय की स्थापित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही मिलनी चाहिए। तो हम महुआ मोइत्रा को दी गई सजा को इन्हीं 2 सिद्धांतों पर तौलते हैं और देखते हैं कि क्या इस देश की सर्वोच्च पीठ यानी संसद भवन ने न्याय के इन बुनियादी सिद्धांतों का पालन किया। क्या उसके आचरण और बर्ताव से 1.25 अरब नागरिकों का भरोसा न्याय, समानता और लोकतंत्र में मजबूत हुआ? क्या इससे संसद की गरिमा बढ़ी? पहली बात, महुआ से संबंधित लोकाचार समिति की रिपोर्ट संसद के पटल पर दोपहर को पेश की गई। उसके आधार पर महुआ की सदस्यता खत्म कर दी गई, कुल 90 मिनट के भीतर। इतनी जल्दबाजी क्यों? ज्यादातर सदस्यों का आरोप है कि उन्हें रिपोर्ट पढ़ने का मौका तक नहीं मिला। दूसरी बात, महुआ को लोकसभा में अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया। बहुतेरे सांसदों का माइक लोकसभा की कार्रवाई के दौरान बंद रखा गया।
तीसरी बात, इतने अहम मामले में जब एक सदस्य को बर्खास्त किया जा रहा हो तब फैसला वोटिंग से कराने की बजाय ध्वनिमत से करना कबीलाई न्याय है, न कि लोकतांत्रिक न्याय। प्रधानमंत्री के लिए यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन बाकी विपक्ष के लिए स्टेप मदर ऑफ डेमोक्रेसी बन गया है। तमाम सांसदों का निलंबन इसी कड़ी में देखा जा सकता है। चौथी बात, इसे मुझसे बेहतर मनीष तिवारी ने समझाया है, आप उन्हीं को सुन लीजिए। Today this house is sitting as a judge and a jury in an impeachment proceeding, or when you are considering the report of the Privileges Committee, or you are considering the report of the Ethics Committee. Can a party direct its members to vote in a particular way? Can a whip even be issued? Because this is like directing a judge to decide a matter in a particular manner. This is a complete diversity of justice. पांचवी बात, इस मामले के मुख्य शिकायतकर्ता दर्शन हीरानंदानी का लिखा एक सादे कागज का पत्र ही इतनी बड़ी सजा का आधार बन गया। दर्शन देश के बाहर हैं। लोकाचार समिति ने सारे अचार को ताक पर रखकर दर्शन को पेशी के लिए बुलाना तक भी जरूरी नहीं समझा और सजा दे दी। छठवीं बात, इस बर्खास्तगी से एक संकेत यह भी मिलता है कि जो भी प्रधानमंत्री के करीबी उद्योगपति गौतम अडानी के बारे में बोलेगा, उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर कार्रवाई होगी। पहले राहुल गांधी का आनन फानन में बर्खास्तगी और अब महुआ मोइत्रा की। दोनों ही अडानी समूह के कथित घोटालों को लेकर बेहद मुखर थे। महुआ मोइत्रा के ऊपर प्रायोजित प्रश्न पूछने का आरोप लगा था, लेकिन एथिक्स कमेटी ने इस आरोप से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं दिया। महुआ ने यह बात स्वीकार की कि उनका लॉगिन किसी और ने किया था, लेकिन ऐसा ज्यादातर सांसद करते हैं। महुआ ने मांग की थी कि अगर यह अपराध है तो बाकी सांसदों के लॉगिन की भी जांच होनी चाहिए, लेकिन उनकी मांग को खारिज कर दिया गया। इन तथ्यों की रोशनी में कुछ बातें बतौर नागरिक हमें समझ लेना चाहिए। संसद और उसकी लोकाचार समिति भारत की सर्वोच्च संस्था है। यह 75 साल के गौरवशाली लोकतंत्र का गवाह है। यह हजारों साल पुरानी सभ्यता के नुमाइंदों का मंच है। यहाँ तालिबानी शैली में पत्थर मार्ग संसार न्याय प्रक्रिया नहीं चलेगी। यहाँ कबीलाई मानसिकता के तहत एक महिला सांसद का बिना कानूनी और संसदीय प्रक्रियाओं को पूरा किए बर्खास्त करने से भारत की कोई स्वच्छ भव्य छवि नहीं बनेगी। अपनी बात को महुआ ने सदन के बाहर रखा। There is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. This kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Ramesh Puduri stood up and told Danish, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. ऐसा लगता है कि हमारी संसद में या तो झटपट न्याय होता है या फिर कुंभकर्णी न्याय होता है। इसी संसद भवन में भाजपा के एक सांसद रमेश भिधोड़ी ने संसदीय मर्यादाओं की गरिमा को इतना ऊंचा उठा दिया कि उसे छू पाना छोटे मोटे नेताओं के बस की बात नहीं। सिरे ले रहे हैं। कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। इसी भाजपा के एक सांसद हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। उन्होंने मौजूदा सरकार की नैतिकता और शुचिता का स्तर वहां तक उठा दिया है जहां देश को गौरव दिलाने वाली मेडलिस्ट लड़कियां 3-3 महीनों तक सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। आज नई संसद का उद्घाटन चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं और एक तरफ यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देश की बेटियां इंसाफ के लिए रोड पे बैठी हुई हैं। उनको इंसाफ मिलने की बजाय उन्हीं को ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा है कि वही दोषी हैं और उन्होंने ही गुनाह किया है। और इसी भाजपा के एक सांसद हैं अजय मिश्र उर्फ टेनी। ये उस पार्टी में हिम्मत और साहस के मिसाल हैं। इनके बेटे ने लखीमपुर खीरी में खुला जीप किसानों के ऊपर दौड़ा दी। आज तक कैबिनेट की शान बने हुए हैं।
ये सारे वो मामले हैं जो कुंभकर्णी न्याय के तहत आते हैं, महुआ त्वरित न्याय के दायरे में आती हैं। अपने इन नौकंज लोचनों के बारे में हमारे प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, किसी को नहीं पता। जब इस तरह का दोहरापन ही सामान्य व्यवहार बन जाए, तब एक सांसद के साथ न्यायिक प्रक्रिया की बात करना भी बेवकूफ़ी के दायरे में ही गिना जाएगा। लेकिन बतौर पत्रकार सवाल तो बनते ही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों श्वेता बहन का बस मेल्टडाउन होते होते रह गया। लगा कि अब आंखों से दो बूंद ढलक जाएगी। हुड़कचुल्लुओं की मजबूरी भी क्या क्या रंग दिखाती है। बहन श्वेता ने सोचा भी न होगा कि इस तरह सत्य मुंह फाड़ कर पोस्ट ट्रूथ का नंगा नाच करेगा। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर मांग बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। नहीं श्वेता जी, आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जी, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप। पुलवामा में सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा। और पूरा देश जानता है इसको। दिक्कत यही है कि अगर ये चीज देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के होते तो हमें सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाता। देखिए ये कुंठा छोड़ दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि देखिए ये चीज पुलवामा के नाम पर जो शहीद हुए उनके नाम पर पहला वोट मुझे दे दिया। अब आप बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ने किसी ने भी हमारे यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके नाम पर वोट मांगे तो आप मुझे बता दीजिए। बेमतलब ये हुड़कचुल्लू पत्रकारिता का प्रवक्ता बनने की बजाय प्रधानमंत्री का प्रवक्ता क्यों बनने लगते हैं, यह बात सालों से समझ में नहीं आ रही। लेकिन एक बात जो मेरी समझ में अच्छी तरह से आ रही है वो ये कि इस व्यक्ति का दावा प्रधानमंत्री के प्रवक्ता पद पर सबसे भारी है। भरोसा ना हो तो देख लीजिए, वर मरे चाहे कन्या, इसको भजमन मोदी 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 नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र 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 मोदी। बॉस क्या करिएगा बॉस, हुड़कचुल्लुओं की अपनी एक हुड़क होती है। लेकिन इंडिया टीवी की हुड़क एकदम अलग है। यहाँ छठी बरही से लेकर 13वीं तक हर कार्यक्रम का एक्सपर्ट एक ही आदमी, रामदेव। स्वामी जी जुड़ गए हमारे साथ। स्वामी रामदेव जी, स्वामी जी हमें बता सकते हैं ये चुनाव कौन जीतने जा रहा है? बहुत नमस्कार स्वामी जी। कम से कम 5 प्राणायाम सब रोज कर लिया करें और इंडिया टीवी से जुड़े रहे, आज ही नहीं हर दिन, तो ठीक रहेगा मामला। और बीजेपी के पक्ष में इस वक्त 42 सीटों का रुझान जा रहा है जहां पर वो लीड कर रही है और 31 सीट्स पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। चुनाव का मसला हो तो रामदेव, बिजली गिरी हुई हो तो रामदेव, बाढ़ आई हुई हो तो रामदेव, और पहाड़ धस रहे हो तब भी रामदेव। यह बात अलग है कि पहाड़ों में अस्थिरता पैदा करने में बाबाओं का बड़ा योगदान है। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? इसकी वजह है बाबा इन चैनलों को विज्ञापन के रूप में मोटी रकम मुहैया करवाते हैं। यही वजह है कि जब देश का सुप्रीम कोर्ट बाबा को भ्रामक और झूठे विज्ञापनों के खिलाफ चेतावनी देता है, तब वो खबर चैनलों से गायब हो जाती है। यह विज्ञापन का पैसा ही पत्रकारिता की सारी समस्या की जड़ है। न्यूज़ लॉन्ड्री के जरिए हमारी कोशिश है कि मीडिया का एक ऐसा मंच बने जो आपके समर्थन से चलता हो और बाबा चैनलों के इस नापाक गठजोड़ से मुक्त हो, क्योंकि हमारा नारा है, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो आपको अपच हो जाएगी। मामला सुपाच्य बना रहे, इसके लिए आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया से है। बीते हफ्ते देश के पूर्वी तट पर आए तूफान मिग्जॉम के कारण तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भीषण बाढ़ आ गई। शहर में पानी घुस गया। पानी के साथ जहरीला पेट्रोकेमिकल भी रिहायशी इलाकों में घुस गया। पेट्रोकेमिकल उद्योग से निकला ये कचरा अब स्थानीय लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है और पारिस्थितिकी पर भी उल्टा असर डाल रहा है। विम्को नगर में कैथरीन के घर में तेल की गंध भरी हुई है। माना जा रहा है कि इलाके में पसरे पेट्रोकेमिकल उद्योग से निकला ये बेकार तेल सोमवार को घर में चला आया। उनका बहुत सारा सामान बर्बाद हो गया।
पूरे घर और गली में तेल प्रदूषण पहचाना जा सकता है। खाना नहीं है चलेगा, पानी भी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अब हम सब बीमार पड़ रहे हैं। गणेशन जैसे कई लोगों को इस तेल मिले पानी में रहने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। मेरी त्वचा पर खराश आ रही है, यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो गया है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।